हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। तो देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी है, लेटेस्ट आंकड़ा क्या है। दूसरी तिमाही का आंकड़ा जारी हुआ है और ये बताओ कि पिछले 7 तिमाही में सबसे कम है। ग्रोथ जो है ना वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, ये चर्चा करेंगे। रेपो रेट 11वीं बार नहीं बदलाव किया गया है, बढ़ाया नहीं गया, घटाया नहीं गया, कितना है दर और क्या इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। केंद्र सरकार ने कितने नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय घोषणा की है बनाने की, स्थापित करने की, आपके राज्य में कितने बनेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन इसको लॉन्च कर दिया है, कितनी रकम की है और क्यों इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी का बोझ बहुत ज़्यादा है सरकार पर, वो भी सरकार चाहती है वो कम हो, डिटेल जानेंगे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, ये भी चर्चा करेंगे। दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया गया है, तो किन राज्यों को केंद्रित करके ये किया गया है। किस भारतवंशी कलाकार को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 की सफल लॉन्चिंग PSLV C-59 रॉकेट से की है। और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, जनवरी से लेकर नवंबर तक का 2024 का अब तक का टोटल मैराथन वीडियो अवेलेबल है, PDF भी अवेलेबल है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का। और यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जो कि दिसंबर 2024 में हुई, तो 11वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। तो रेपो रेट कितना है, आंसर होगा 6.5%। कितना है, 6.5%। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं RBI के, जो कि अभी हैं शक्तिकांत दास। तो लगातार 11वीं बार है जो कि रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया। ये मीटिंग हुई है 6 दिसंबर को और इसमें एक और बात हुई है। एक तो रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है, वही स्थिर रख दिया गया है कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, GDP का ग्रोथ रेट जो 2024-25 का टारगेट रखा गया था, कितना रखा गया था, 7.2% रखा गया था RBI के द्वारा। अब इसको घटा दिया गया है और ये कर दिया गया है 6.6%, ठीक है। यानी भारत जो विकास है वो अनुमान से कम करने वाला है, ये अंदाजा RBI ने लगाया है। ये 6.6% ये बताया गया, ठीक है। इसके बारे में GDP के आंकड़े के बारे में और डिटेल बात करेंगे, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर का भी आंकड़ा आ गया है अगले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ रेपो रेट को समझ लेते हैं कि ये रेपो रेट जो है ना, वो रेपो दर वो है क्या, क्या कहते हैं, क्या मतलब हुआ। देखिए, अगर आसान भाषा में अगर हम कहेंगे तो बैंक आपको कर्ज देता है या हमें कर्ज देता है, तो उस पर हम ब्याज चुकाना होता है। बैंक ये कहता है कि हम इतने % ब्याज लेंगे, ठीक है। वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है और ये रकम वो किससे लेता है, RBI से लेता है, ठीक है। तो RBI उस पर जितना ब्याज लेते हैं ना बैंक से, उसी को कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो वो है 6.5%। एक और चीज़ होता है, रिवर्स रेपो रेट भी होता है, यानी बैंकों के पास ज़्यादा रकम हो गई तो वो RBI को दे देता है कि भाई आप तब तक रखिए, तो उसके बदले ये ब्याज भी इसको देता है, ठीक है। अब सवाल होगा कि रेपो रेट से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एग्जामिनेशन में था क्वेश्चन ये आया था BPSC और UPSC एग्जामिनेशन में कि ये बताइए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए RBI के पास शक्तिशाली टूल क्या है, तो वो है रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट जो है ना शक्तिशाली टूल है RBI के पास। देखिए, जब बहुत ज़्यादा महंगाई होती है ना तो RBI क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है और इकॉनमी में जो मनी फ्लो है उसको कम करने की कोशिश करता है। और जब बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा, यानी रेपो रेट कम होगा, तो वो अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज देते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसको 6.5% पर लोन मिल रहा है। अब ये क्या करेगा, अपने खर्चे वर्चे और मुनाफे को बढ़ाते करते हुए ये 8% या 9% पर लोगों को कर्ज देता है। तो ये महंगा कर्ज है, 9% काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि मार्केट में जो ग्राहक है ना वो देखते हैं कि अरे तो बहुत ज़्यादा लोन EMI हो जाएगा। ऐसे में वो क्या करते हैं कि
लोन लेना कम कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, मार्केट में मनी का फ्लो है ना वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से जब मनी का फ्लो कम होगा इसका मतलब होगा कि खरीदार कम होंगे। ऐसे में क्या होगा, महंगाई में कमी आती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, और ये आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं कि 11 बार से ये मौद्रिक नीति समीक्षा की जो मीटिंग हुई है उसमें 6.5% ही रखा गया है। ठीक है, रेपो रेट को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही मतलब क्या हुआ, जुलाई से सितंबर। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक होता है। तो अप्रैल मई जून ये पहली तिमाही हो गई, फर्स्ट क्वार्टर हो गया, और जुलाई अगस्त सितंबर ये सेकंड क्वार्टर हो गया। तो इसमें भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है, आंसर का 5.4%। ठीक है, 5.4%। और ये इकोनॉमिक स्लोडाउन की ओर ही बताया जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स हो या दूसरे तमाम अखबार हैं, उन सब ने इसी के बारे में ये लिखा है कि ये लगातार जो है जीडीपी ग्रोथ रेट हम लोग देख रहे हैं कि कम है, और पिछले 7 क्वार्टर यानी पिछले 7 तिमाही का ये सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हुआ यह है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ना उसमें बहुत ही ख़राब प्रदर्शन हुआ है, उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट में धीमी हुई है। अब आप कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें ख़राब प्रदर्शन क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने खरीदना कम कर दिया। लोग की परचेजिंग जो कैपेसिटी है वो देखने को मिल रहा है कि वो कम हो रही है। ऐसे में क्या होगा, जब लोग कम खरीदेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं वो उत्पादन कम करेंगी, वो कम बनाएंगे, कम बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, देश की जो जीडीपी है उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, पिछले साल 2023-24 की जो दूसरी तिमाही थी ना, यानी जुलाई से सितंबर 2023 में, अभी तो 24 चल रहा है, उस समय कितनी थी जीडीपी ग्रोथ रेट तिमाही के सेकंड क्वार्टर की, 8.1% थी। कितना, 8.1%, और हम देख रहे हैं कितना आ गए गिर के 5.4% पर आ गए। सवाल यहाँ पर होगा कि किसने ये आंकड़े जारी किए हैं, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये आंकड़े जारी किए हैं जीडीपी के, अभी दिसंबर में ये जारी किए गए। ठीक है, तो ये आंकड़े हम लोग देख रहे हैं। देखिए पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून तक का जो ग्रोथ रेट था ना वो 6.7% था, दूसरी तिमाही में 5.4% था। ठीक है, 6.7% था पहली तिमाही में, और दूसरी तिमाही में ये 5.4% ये आ गया है, मतलब हम लगातार कम हो रहे हैं, ग्रोथ रेट कम हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर होगा कि जीडीपी होता क्या है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अंग्रेजी में कहते हैं। ये इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है, दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी किसी एक साल या एक तिमाही में देश में पैदा होने वाले जो तमाम सामान हैं, सर्विसेज हैं, उन सब की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी ग्रोथ अच्छा होने का मतलब है कि वहाँ विकास हो रहा है, नौकरियाँ हो रही है। जीडीपी अगर कम है तो इसका मतलब है वहाँ विकास कम हो रही है, आर्थिक बढ़ोतरी कम हो रही है। ठीक है, ये जीडीपी के तौर पर ये देखा जाता है। कम जीडीपी मतलब आर्थिक तौर पर हम पिछड़ रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। ज़्यादा है जीडीपी मतलब हम बेहतर कर रहे हैं। तो यह सवाल होगा कि जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो ये फार्मूला यहाँ पर है, जीडीपी इक्वल टू C+1 + G + X - 1। यहाँ पर C मतलब क्या हुआ, C मतलब यहाँ पर दिख रहे हैं कंज्यूमर एक्सपेंसेस, मतलब आप मैं जो खर्च कर रहे हैं ना वो कितना कर रहे हैं। I मतलब इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडस्ट्री में यानी उद्योगों में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तीसरा है G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, सरकार कितना खर्च कर रही है। X का मतलब हुआ एक्सपोर्ट और M का मतलब हुआ इम्पोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब कि हम लोग देख लिए कि कंज्यूमर एक्सपेंसेस, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन सब को जोड़ दिया जाता है और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग आजकल ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये स्थिति होती है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ये
जीडीपी को। दो तरह की जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है और एक नॉमिनल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी में क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर वैल्यू या फिर स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी का जो कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर है ना, वो 11-12 है, 2011-12। उसको आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, तय कर किया जा रहा है, ठीक है। जबकि नॉमिनल जो जीडीपी होती है वो उसका कैलकुलेशन वो करंट प्राइस पर किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 7 क्वार्टर में हम ग्रोथ कम किया है हम लोगों ने, मतलब ग्रोथ रेट जो था ना, तरक्की करने की जो रफ्तार थी उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। तो हालांकि इसके बावजूद हम तेजी से उभरती हुई जो इकॉनमी है उनमें बने हुए हैं लगातार, ठीक है, चीन, जापान, अमेरिका, इन सब की तुलना में। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बातचीत रही। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है और थीम है इस बार की सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है, ये है थीम। टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, ये है इस बार की थीम विश्व एड्स दिवस की। हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है और ये WHO और संयुक्त राष्ट्र ये सब मिलके ये आयोजन करते हैं इसको लेकर। पहली बार इसको 1988 में मनाया गया था। एड्स का मतलब क्या हुआ? फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का कारण जो है ना वो है HIV वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उससे पहले आपको बताऊं कि इस साल का अब तक का टोटल जो करंट अफेयर्स अगर देखना चाहते हैं PDF तो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और ख़ास तौर पे ये प्राइस रखा गया है आप सबके लिए, ठीक है। और हाँ, अगर बेसिक मेंबरशिप लेना चाहते हैं जिसमें होता ये है कि SSC, रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल की 1 साल की करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। और दूसरा है ISPCS मेंबरशिप जिसमें भी 1 साल की तैयारी कराई जाती है। तो अभी जो रेलवे की एग्जामिनेशन है, BPSC का है एग्जामिनेशन, इधर UP PCS का एग्जामिनेशन, इन सबको देखते हुए प्राइस में काफ़ी कमी की गई है, वो देख सकते हैं आप। इसके ज़रिए क्या होता है ना कि पिछले 2 सालों के यानी 23-24 के टोटल PDF मिल जाते हैं और 2025 के भी अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है। और ये PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होते हैं, वीडियो भी होता है और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। टेस्ट होते हैं करंट अफेयर्स के पूरे 2 साल के, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें, साथ में टेस्ट सीरीज भी, संबंधित एग्जामिनेशन के फुल टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर। शार्प लर्निंग नाम का एक ऐप है, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल का जो ऐप है उसका नाम है शार्प लर्निंग, वहीं पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 राज्यों में कितने नए केंद्रीय विद्यालय को स्थापित करने की मंजूरी दी है, बनाए जाने की मंजूरी दी है? आंसर होगा 85, ठीक है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने ये 6 दिसंबर को फैसला लिया है और इसके तहत 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय वो खोले जाएंगे जो देख रहे हैं। 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय और 28 न्यू नवोदय विद्यालय ये स्थापित किए जाएंगे और इन स्कूलों को बनाने में 8,232 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है, जिसमें एक केंद्रीय विद्यालय में कहेंगे तो 5,872 करोड़ और फिर अगर हम कहेंगे नवोदय विद्यालय में तो वो 2,360 करोड़ रुपए का यह खर्चा आने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 82,000 स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल पाएगा ज़्यादा बच्चों को, और नवोदय विद्यालय में 680 स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल पाएगा, ठीक है। अब सवाल होगा कि किन राज्यों में कितने हैं, तो जम्मू कश्मीर में 13 है, मध्य प्रदेश में 11, आंध्र प्रदेश में 9, राजस्थान में 9, उड़ीसा में 8, उत्तर प्रदेश में 5, छत्तीसगढ़ में 4, हिमाचल प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 4, गुजरात में 3, कर्नाटक में 3, महाराष्ट्र में 3, असम में 1, दिल्ली में 1, तमिलनाडु में 1, 2, तमिलनाडु में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, केरल और झारखंड में 1 केंद्रीय विद्यालय, ये नए केंद्रीय विद्यालय ये स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। टोटल 18 राज्यों में। अब देख लेते हैं, देखिए 7 राज्यों में जो है ना 28 नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इनमें अरुणाचल प्रदेश में 8 है, तेलंगाना में 7, असम में 6 है, मणिपुर में 3 है, पश्चिम बंगाल में 2 है, कर्नाटक में 1 और
महाराष्ट्र में एक देख रहे हैं। ठीक है, तो इतने विद्यालय, इतने स्कूल खोले जा रहे हैं इसमें। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं बिहार का नाम नहीं दिख रहा है दोनों में से। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 2 दिसंबर को। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, सवाल हो सकता है। तो भोपाल गैस त्रासदी याद है आपको, उसमें जो जान गंवाने वाले जो लोग थे और जो घटना हुई थी उसकी याद में मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा मानी जाती है। डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर था वो। क्या हुआ था? 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड, अब डॉव केमिकल्स कहते हैं उसको, तो उसमें क्या हुआ था, जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। और वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, और करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी उसमें। 5 लाख से ज़्यादा अपंग हो गए थे। और इस हादसे का जो मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, उसके लिए कितने रकम की मंजूरी दी है? यानी नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन, इसको शॉर्ट में NNFM कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 2,481 करोड़ रुपए इतनी खर्च किए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई है, और ये रकम इसके लिए जारी किया गया है 2,481 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ किसानों को इसके दायरे में लाया जाएगा, और ये योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसके तहत एक स्वतंत्र ये योजना होगी, केंद्र प्रायोजित ये योजना होगी। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में ये फैसला किया गया है केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य ये है कि मिशन मोड पर नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल हुआ प्राकृतिक खेती क्या है? तो ये देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, यूरिया या पोटाश यानी जो रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती में ये होगा कि इन सब का इस्तेमाल ना किया जाए, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, यानी रसायन मुक्त यानी केमिकल मुक्त, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रणाली उसको विकसित करने की पूरी बात की जाती है। इसमें केवल पशुधन जैसे गाय के गोबर हो गया, पौधों से संसाधन, पेड़ों से जो निकलते हैं जैसे नीम की खली हो गई, नीम के पत्तों का जो स्प्रे, उससे रस का स्प्रे किया जाना, तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके ये काम किया जाएगा। और ये ख़ास तौर पर सबसे पहले वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर बहुत हाई मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरक की खपत होती है। ठीक है ओके, तो ये देख रहे हैं। अच्छा, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी इन FY नहीं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एक्सीड कर गया रिवाइज एस्टिमेट से, FY24 मतलब 23-24 में। ठीक है, तो सरकार ये चाहती है कि जो सब्सिडी है ना उसका जो बोझ है वो भी कम हो। अब कितनी सब्सिडी है ये भी जानेंगे आप। देखिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से ये सब काम किया जा रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया जा रहा है प्राकृतिक खेती। ये प्राकृतिक खेती देश में चल रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन अब चूँकि ज़रूरत बढ़ गई है प्राकृतिक खेती की, तो ये किया जा रहा है। ओके, एक और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में उर्वरक सब्सिडी जो ना 1.95 लाख करोड़ रुपए थी, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, इतना ज़्यादा सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी ये दी गई थी। इसमें यूरिया में 1.3 लाख करोड़ और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो था 65.2 करोड़ रुपए थी। मतलब क्या हुआ, इतनी बड़ी रकम। और इसमें यूरिया के लिए ना ये बहुत सारे केमिकल आयात करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सपोर्ट बिल भी बढ़ता है। ओके, तो और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किसानों को मुफ्त में दे रहे हैं, किसान हमें उसके बदले अनाज सस्ते में उपजा कर दे रहे हैं। ओके, अब कई सारे लोगों के सवाल हो जाते हैं कि इतना सस्ता क्यों किया जा रहा है उस पर। भाई, अगर इतना सस्ता नहीं दिया जाएगा ना तो आपकी खेती, आपका जो चावल गेहूं है ना, जो आप जो खा रहे हैं,
इसकी कीमत 3 गुना 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। तो कृषि मंत्रालय ने क्या किया है, 16 राज्य चिन्हित किए हैं। कौन कौन से 16 राज्य, ये ध्यान रखिएगा आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। इसके 228 जिले चिन्हित किए गए हैं और वहाँ पर पहचान की गई है जहाँ पर 22-23 के दौरान, 2022-23 के दौरान रासायनिक जो खाद हैं यानी केमिकल फर्टिलाइजर है, उसकी बिक्री अखिल भारतीय औसत से अधिक रही है। देश भर में जितने एवरेज है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर बिक्री हुई है। तो ये किया जा रहा है। अब सवाल होगा कि ये प्राकृतिक खेती की ये जो मिशन है, ये क्या नेचुरल फार्मिंग, नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन, ये एक नई पहल है क्या? नहीं, नई पहल नहीं है। ये जो है ना वो 2019 से 24 कार्यकाल में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसको लेकर मतलब काम शुरू किया गया था और वो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से, मतलब प्राकृतिक BPKP यानी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इस नाम से इसको शुरू किया गया था। और उस समय ये मकसद था कि प्राकृतिक खेती को बढ़ाया जाए। फिर 2022-23 में निमामी गंगे योजना के तहत गंगा किनारे के इलाके में वहाँ पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया था। अब इसको क्या किया गया है, इसको स्पेशली ये नाम से ही इसको जारी किया गया और कहा गया कि हम मिशन मोड पर ये काम करने जा रहे हैं। तो अगले 2 वर्षों में ढेर सारे ग्राम पंचायतों में 15,000 समूहों में इसको लागू किया जाएगा और 1 करोड़ किसानों तक पहुंच की जाएगी ताकि प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल हो। प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है आखिर? इसलिए भी ज़रूरी है, 2 वजह। एक तो हमें जो इतना सारा जो खर्चा हो रहा है सरकार का, वो थोड़ा कम होगा। दूसरी बात और क्या होगी कि आजकल आप देख रहे हैं कि रासायनिक खादों के इस्तेमाल की वजह से तमाम कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे पंजाब में कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन सब केमिकल की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो हम जहरीले पदार्थ जो खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। और ये जो जहरीले रसायन का इस्तेमाल हो रहा है कृषि में, एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से हो रहा है। तो इन सब को बचाने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है प्राकृतिक खेती। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछा जाएगा कि क्यों ज़रूरी है ये, तो आप जो मैंने बताया ना वो सब आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है और उसके तहत 2,750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका 31 मार्च 2028 तक। कब तक? 31 मार्च 2028 तक की ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने ये क्या किया है, अटल इनोवेशन मिशन को दरअसल 2016 में लॉन्च किया था, अटल इनोवेशन मिशन को। अब इसको 2.0 नाम दिया गया है अभी हाल ही में, और इसको 2028 तक के लिए विस्तार दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठाती है और बहुत सारे इसके तहत इनोवेशन सेंटर खोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोकल लैंग्वेज में भी इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अटल टिंक रिंग लैब्स होती हैं, मतलब स्कूलों में जो लैब को विकसित करना। अटल इंक्यूबेशन सेंटर होता है, तो जो स्टार्टअप हैं उन सबको मदद देना। अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, उसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्र हैं उन सब में उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। मेंटर इंडिया कैंपेन है, उसके तहत क्या किया जाता है, जो कॉरपोरेट्स हैं, संस्थान हैं, उसके ज़रिए सहयोग दिया जाता है। मेंटरिंग की जाती है जो नए उद्योग हैं, जो नए स्टार्टअप हैं, उन सब के लिए। एक है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, उसके तहत यही होता है टियर 2 टियर 3 शहरों में
जो है वो इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब काम इसके तहत किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 दिसंबर को। कब है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीता के विलुप्तीकरण को रोकने के लिए और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो वैश्विक प्रयास हैं उसके महत्व देने के लिए ये समर्पित है। ठीक है, और भारत में आपको पता है कि चीता स्थानांतरण परियोजना चल रही है। उसके तहत 2022 में और 2023 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे भारत में, और मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर रखा गया था। ठीक है, तो चीता जो है वो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी रफ्तार 70 मील प्रति घंटे की तक की हो सकती है, मतलब कि 112 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जब चीता की बात हो रही है, चूँकि ये बिग कैट है तो इसके बारे में और चर्चा कर लें। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फरवरी 2024 में भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी और इसके तहत दुनिया के कई देशों को शामिल किया गया था। और ख़ास तौर पर जो बड़ी बिल्लियां हैं जैसे कि शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, तो इन सब को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए इसके लिए। ठीक है, अच्छा, चीते की बात होगी तो भारत से विलुप्त कब हो गया था? 1952 में आखिरी बार ये माना गया था कि विलुप्त हो चुका है भारत से। भारत में चीते थे और फिर विलुप्त घोषित कर दिया गया था 1952 में, क्योंकि उसको पकड़ना, उसको पालतू बनाना, इन सब का काम हो रहा था उस समय, इसी वजह से। लेकिन अब चूँकि चीते फिर से आए हैं भारत में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से, तो यहाँ पर उनका विस्तार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है जिसके लिए केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आंसर होगा सभी सार्वजनिक स्थानों में रिसर्च जर्नल तक आसान पहुंच। जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पर रिसर्च जर्नल बच्चे यानी स्टूडेंट और टीचर वो सब वो आसानी से पहुंच बना सके। तो ये इसी की वजह से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये योजना लाई गई है, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, देखिए दुनिया में बड़े बड़े जर्नल्स हैं, जर्नल्स मतलब जहाँ रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, तो अलग अलग संस्थानों को उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, पढ़ते हैं, जानकारी बढ़ाते हैं और नई रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो उन जर्नल तक पहुंच के लिए हर संस्थान को भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ती है। तो अब सरकार ये करने जा रही है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे आपका जेएनयू से लेकर चाहे ये आपके राज्य के या आपके ज़िले के जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ तक, कॉलेज तक, सबके लिए एक ही सब्सक्रिप्शन हो। तो करेगी क्या सरकार? 6,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी और इस पर, और ये 3 कैलेंडर ईयर के लिए है, ये 2025, 26 और 27 के लिए। ठीक है, तो 6,000 करोड़ में एक मुश्त एक ही बार में सब्सक्रिप्शन ले लिया जाएगा देश भर के उसके लिए। ठीक है, संस्थानों के लिए, और फिर जो जिस इंस्टीट्यूट में जो है उनको एक्सेस मिल जाएगा, उन जर्नल तक पहुंच मिल जाएगी। ठीक है, जो जो नए रिसर्च हो रहे हैं दुनिया भर में उसके बारे में तुरंत जानकारी मिल पाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? रिसर्च और बेहतर हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक खास इम्पॉर्टेंट बात होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाइयों? क्या होगा आंसर? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम भी रखी गई, थीम है गुलामी के समकालीन स्वरूपों का उन्मूलन। 2024 की थीम है। मतलब ये हुआ कि गुलामी केवल वही नहीं है जब गुलाम बनाए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, और भी तमाम देशों में, यूरोप के कई देशों में जो है अफ्रीका से गुलाम ले जाए जाते थे। तो गुलामी तो ख़त्म हो गई, उन्मूलन हो गया, लेकिन उसकी कई सारे स्वरूप अभी भी मौजूद हैं। जैसे काम करवाना, बिल्कुल गुलाम की तरह काम करवाना, बहुत देर तक काम करवाना, इन सब चीज़ों को वो
डिमोनिफिकेशन होना चाहिए, मानव तस्करी खत्म होना चाहिए, ये सब। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ना वो इस चीज को करवा रहा है, ठीक है, ये दिवस मनाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 किन राज्यों पर केंद्रित ये आयोजन हुआ है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो नॉर्थ ईस्ट है ना, यानी पूर्वोत्तर भारत हैं, उन सब को देखते हुए, उन सब पर ये टारगेट करते हुए ये किया गया। पूर्वोत्तर भारत, यहाँ के ये जो तमाम जो कलरफुल देख रहे हैं, सिक्किम लेकर और ये सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ठीक है, ये 8 जो राज्य हैं, यानी असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, तीन सब को देखते हुए ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया गया, दिल्ली में आयोजित किया गया है, भारत मंडपम में। पूर्वोत्तर राज्यों की जो सांस्कृतिक समृद्धि है, विविधता है, इन सब को देखते हुए ये 8 राज्यों को, ठीक है। देखिए पहले क्या था, पूर्वोत्तर के 7 राज्य माने जाते थे, यानी 7 सिस्टर्स माने जाते थे, और सिक्किम को 2002 में पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य बना दिया गया था। तो इस तरह से पहले जो 7 सिस्टर्स शब्द कहा जाता था, अब 2002 के बाद से धीरे धीरे ये समाप्त हो गया है। अब 8 राज्य हो गए हैं पूर्वोत्तर के, ठीक है, ये माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस कौन सी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर होगा तीसरी बार, ठीक है। 5 दिसंबर को उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे ना, एकनाथ शिंदे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं अब, ठीक है। एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं अजित पवार, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की जो उपलब्धियां हैं उन सबको गौरवान्वित करने के लिए। ये जो है दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये है बात 1971 की, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उस समय 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। 4 दिसंबर से भारतीय नौसेना युद्ध में प्रवेश की और जीत में अहम रोल अदा किया था, इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूटान नरेश का नाम बताएं जो दिसंबर 2024 में 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे? आंसर होगा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, 2 दिवसीय यात्रा पर आए। और इम्पॉर्टेंट है, भारत जो है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत प्राथमिकता देता है भूटान को, और अभी इस बजट में 2024-25 के बजट में भारत ने भूटान को 2068 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। सिंगापुर के बाद भूटान जो है वो भीम यूपीआई ऐप को इस्तेमाल करने वाला दूसरा देश था, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारे देश ने यूपीआई इस्तेमाल किया है, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। किंग यानी राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल। प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? छेरिंग तोबगे। और मुद्रा है वहाँ पर नुगल ट्रम्प। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, हाँ, ये फोटोग्राफ तो आपने देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे। आंसर होगा 5 दिसंबर को। और इस बार की थीम है मिट्टी देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। क्या है? मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन, ठीक है। तो ये है थीम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है थीम? केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज, ठीक है, 5 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस भारतवंशी कलाकार को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 मिला है? आंसर होगा जसलीन कौर को, ठीक है। तो ये 4 दिसंबर को एक समारोह आयोजित किया गया और उसमें ये दिया गया उनको ये अवार्ड दिया गया। ऑल्टर एक प्रदर्शनी है खास तरह की, उसके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है और 26.84 लाख रुपए का अवार्ड मिला है उनको, ठीक है। टर्नर पुरस्कार काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 दिसंबर को। उद्देश्य ये है कि शहीदों और वर्दी में जो पुरुष हैं उनका सम्मान देना। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 की सफल लॉन्चिंग की है PSLV C-59 रॉकेट से? आंसर होगा ESA यानी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, तो 5 दिसंबर को ये लॉन्चिंग की गई और ये लॉन्चिंग का वीडियो भी आप देख रहे हैं। ओके, तो ये PSLV नाम जो है ना रॉकेट का है PSLV, और C-59 जो है ना वो दरअसल रॉकेट का कोड है। हर बार जो लॉन्च होता है वो उसका नंबर बदलता रहता है। ओके, तो इसरो का जो वाणिज्यिक शाखा है ना न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL, उसी के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। प्रोबा 3 जो है ना वो दुनिया का पहला प्रेसिशन इंफॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है और इसमें 2 उपग्रह हैं, कोर्नोग्राफ है, आर्टिकुलर है। तो ये क्या करेगा, सूर्य के बारे में बहुत सारी नई जानकारी देगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी बेहतरीन कदम ये उठाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 दिसंबर को। थीम क्या है? थीम है इस बार की सुरक्षित आकाश टिकाऊ भविष्य अगले 80 वर्ष के साथ। तो ये है इस बार की थीम। ठीक है, तो ये आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा। उसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस महापुरुष की पुण्यतिथि यानी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है, अर्थ होता है मुक्ति। ठीक है, तो इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी जो है ना और जो तमाम नेता हैं, लोग हैं, भारतवासी हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, 1891 में जन्म हुआ, 1956 में इनका निधन हो गया था। भारत के संविधान निर्माता। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ताजा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।